हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। भारत के वायसरॉय लॉर्ड लिंगलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं और चुने गए प्रतिनिधियों से सलाह किए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत घोषित कर दिया। गांधी जी सहित भारत की स्वाधीनता चाहने वाले भारत के सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करने की मांग रखी, लेकिन वायसरॉय ने इस मांग को भी गंभीरता से नहीं लिया। ब्रिटिश सरकार के इस रवैये से क्षुब्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। पहले विश्व युद्ध का उदाहरण सामने था, अनुभव सामने था कि भारत ने पूर्ण सहयोग दिया था अंग्रेजों को और बदले क्या मिला था? रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। वो इन नेताओं के दिमाग से नहीं निकला था। तो इन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड भारत का सहयोग चाहता है तो भारतों को आजाद कर दे, फिर भारत के हाथ में दे दे सत्ता को, हम सपोर्ट करेंगे। तभी मैं बार बार जो कहता हूं ना कि जो जर्मनी जापान की बात में उस्वादी करते हैं, गलत है। तो अंग्रेजों ने तो कोई देने का उस समय सवाल ही नहीं था, देने का, अंग्रेजों का करने का। और एक उस समय बोस ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी, देखिए और कितनी दूरदर्शिता थी। बोस ने यह घोषणा की थी कि विश्व युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, चाहे एलाइड जीते या एक्सेस जीते, ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो जाएगा। भारतीय नेताओं से सलाह किए बिना भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लेने के लॉर्ड लिनलिथगो के कदम से नाराज होकर कांग्रेस की चुनी हुई प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ब्रिटिश हुक्मरानों के भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक लेने के से निर्णय से पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर घमासान शुरू हो गया और इस घमासान के केंद्र में था बोस बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस का दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना और चुनाव जीत जाना। 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। पिछली बार यानी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। इस बार फिर वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की तैयारी कर चुके थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जबकि 1938 में गांधी जी की सहमति और सपोर्ट से ही सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने सरदार पटेल के जरिए सुभाष बाबू के भाई शरद चंद्र बोस को तार भिजवाया और सुभाष को निर्वाचन पर दोबारा सोचने के लिए राजी करने को कहा। सुभाष अपना इरादा पक्का कर चुके थे। सुभाष एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि इस बार किसी दूसरे को हमें कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अवसर देना चाहिए। मुझे मालूम है कि वे युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं और पहली बार जब वह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे तो मैंने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। उनके भाई शरद चंद्र बोस जी को तो तार भिजवा दिया है। अब देखते हैं कि सुभाष मेरे विचारों का कितना मान रखते हैं। 1938 के हरिपुरा जीतने के बाद में भी जब बोस काम कर रहे थे तो अड़ंगे लगाए जाते थे। अब यहां पे एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है त्रिपुरी से पहले। बोस जब घोषित करते हैं कि वो त्रिपुरी में चुनाव लड़ेंगे, के मुंशी की किताब देखिए, कांग्रेसी थे, गांधी जी के साथी। उन्होंने अपनी पुस्तक में बड़ा साफ लिखा है कि वाइस रॉय ने मुझे एक सीक्रेट आईबी की फाइल भेजी और ये कहा गया कि इस फाइल को गांधी को दिखा दिया जाए। तो मैंने वो फाइल गांधी को दिखाई और उस फाइल में सीआईडी रिपोर्ट ये कह रही थी कि बोस जो है वो जापानियों के साथ वार्तालाप कर रहा है। तो उसके ऊपर गांधी वो हो गए बहुत नाराज उसके ऊपर और फिर वो फाइल वापस अपने वाइसरॉय। गांधी जी चाहते थे किसी दूसरे को खड़ा करना, लेकिन वो लोग तैयार नहीं हुए नेताजी के सामने इलेक्शन लड़ने को। नेताजी 1939 42 इयर्स के थे, 1897 की डेट ऑफ बर्थ है। उस 42 साल की आदमी के सामने कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ इलेक्शन। तब तक परंपरा ये रही है। ये समस्या क्यों आई? 1938 में सुभाष चंद्र बोस नेता बने, गांधी जी की चॉइस थे। इसमें मानना पड़ेगा हमें कि गांधी जी ने कहा कि भाई इनको ले आइए आगे बने। लेकिन परंपरा ये थी कि हर साल बदल जाते थे। आज की तरह नहीं है कि 20 साल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, 15 साल बने रहे, नहीं। तब तक सुभाष चंद्र बोस तक बने रहे, हर साल इलेक्शन होता था 1885 से लेकर। सुभाष चंद्र बोस कुछ काम कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी पे, इकोनॉमिक पॉलिसी पे, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उन्होंने कहा कि हम एक साल और दिया जाए और वो गांधी जी उसके लिए तैयार नहीं हुए। गांधी जी चाहते थे नेहरू अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे करें, लेकिन नेहरू पहले ही 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे, इसलिए वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। नेहरू के इनकार के बाद गांधी जी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का आग्रह किया, लेकिन मौलाना स्वास्थ्य कारणों से पीछे हट गए। अंत में आंध्र प्रदेश से आने वाले पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। 29 जनवरी 1939 को चुनाव हुआ और सुभाष बाबू को 1580 और पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट मिले। सुभाष चंद्र बोस 203 वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. Coming months and years will prove to be a momentous period in our history, pregnant with immense possibilities. इस नतीजे ने कांग्रेस में खलबली मचा दी। गांधी 1934 में ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता छोड़ चुके थे, लेकिन पार्टी के हर कदम पर उनकी छाप साफ जाहिर थी। इसलिए पट्टाभी सीतारामैया की हार को गांधी जी की हार की तरह देखा गया। खुद गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी व्यक्तिगत हार माना। गांधी जी के बहुत एग्जाम्पल हैं इसके, आप बताएं। तो गांधी जी ने कहा नहीं, आपको छोड़ना है। तो उनका ठीक है,
कांग्रेस पार्टी है, आप सर्वे सर्वा हैं, लेकिन इलेक्शन हो जाने दीजिए। कहा भाई इलेक्शन हो जाने दीजिए। इलेक्शन हुआ, सब जानते थे आज जो सुभाष की पॉपुलैरिटी है उसके सामने सब हो जाएंगे। गांधी जी ने इलेक्शन के पहले भी कहा था कि पट्टाभी सिद्धारमैया इज माई चॉइस। चॉइस शब्द इस्तेमाल किया था उस समय। इलेक्शन जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो गांधी जी ने फिर स्टेटमेंट दिया, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी निजी हार है। जब बोस चुनाव जीतते हैं तो गांधी पट्टाभी सीतारमैया की हार को कहते हैं ये मेरी निजी हार है। कि उस समय पे गांधी के कैंडिडेट को हराना, तो आप युवा शक्ति समझ सकते हैं उस समय कांग्रेस के अंदर क्या कार्य कर रही थी। तो नतीजा ये हुआ कि जितने वर्किंग कमेटी के मेंबर थे वो उन्होंने साथ देने से मना किया बोस का। तो बोस ने तब गांधी ने कहा कि नहीं, तुम इनके बिना भी काम कर सकते हो। तो बोस ने कहा कि नहीं, मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। और बोस ने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद फिर ये हुआ कि वो बंगाल पीसीसी के इलेक्शन होते हैं, उसमें बोस जीत जाते हैं पीसीसी का इलेक्शन प्रेसिडेंट का। ये उस पीसीसी को सस्पेंड कर देते हैं। मतलब ऐसी दुश्मनी निकाली गई है उसके बाद। तब भी बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक फिर बनाते हैं, आगे चलते हैं। और जिस तरीके का उनको सहयोग मिलता है फॉरवर्ड ब्लॉक का, मतलब 42 का आंदोलन में तो देखिए कांग्रेस, सोशलिस्ट और फॉरवर्ड ब्लॉक वालों, इनका बहुत बड़ा योगदान है उस पीरियड में। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के संबंधों को लेकर एक नैरेटिव चलता है कि गांधी जी अहिंसावादी थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस हिंसक तरीकों का उपयोग करके स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे और विचारों के इस भेद के कारण दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। लेकिन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बाबू जब पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तो हरिपुर सेशन में बतौर अध्यक्ष उन्होंने एक स्पीच दी जिसे उस समय किसी कांग्रेस अध्यक्ष की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण स्पीच माना गया। इस स्पीच में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के ही मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता हासिल करने की सीधे तौर पर बात करते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आजादी पाने के लिए हमारा तरीका सत्याग्रह का, सविनय अवज्ञा का और अहिंसक असहयोग का ही होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग आजादी पाने के इन तरीकों को पैसिव विरोध समझते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं समझा जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सत्याग्रह एक एक्टिव रेजिडेंस है और यह तरीका अब तक प्रभावी भी रहा है। गांधी और बोस का विरोध जो है वो तो मैं कहूंगा 1921 से है, जब से बोस देश की राजनीति में आए। जब बोस ने पहली मुलाकात की बंबई में जाके गांधी से, उतरते ही शिप से सीधा बंबई से मिलने गए थे, लंदन से जब त्याग दे करके आए थे उससे आईसीएस की सर्विस से। और लिखा है उन्होंने कि मेरी मीटिंग जब मैंने इनसे की तो मुझे लगा कि इस आदमी में स्पष्टता नहीं है। और इनको कह दिया गांधी जी ने कि जाओ सी.आर. दास के साथ काम करो, चित्तरंजन दास के साथ। तो उनसे तो बोस पहले ही कांटेक्ट में थे, फिर चित्तरंजन दास के साथ गए। गांधी जी की नाराजगी सिर्फ प्रजा कृषक पार्टी से नहीं थी। प्रजा कृषक पार्टी के ही नेता के साथ वो नोआखाली तक घूम आए थे। बात सुभाष की थी। सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्हें विरोध करना था हर तरह से। कम टू दिस पॉइंट, सिंपल, बाकी कुछ नहीं। इट वॉज वेरी पर्सनल। दिसंबर 1938 में एक घटना हुई जिसके बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच पहली बार मतभेद उजागर हुए। 1937 के प्रांतीय चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों में सरकार बनाने में कामयाब रही। कुछ राज्यों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई। सुभाष बाबू बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाना चाहते थे, जबकि गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी का मानना था कि जहां कांग्रेस को बहुमत न मिले वहां उन्हें सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इस बारे में एक पत्र भी लिखा।
आदरणीय महात्मा गांधी जी, मुझे आपका पत्र मिला। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने के मेरे फैसले से शायद आप असहमत हैं, जबकि मुझे लगता है कि बंगाल में सरकार बनाने का यह अवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन आपके पत्र से साफ पता चल रहा है कि आप मुझसे असहमत हैं। इसी असहमति के चलते मुझे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने के बारे में सोचना होगा। मुझे लगता है कि इस पद के बारे में गंभीरता से रहने में मुझे गंभीर होकर सोचना होगा। बंगाल के अंदर जो पार्टी आई पावर में, वो प्रजा कृषक पार्टी थी, मुस्लिम लीग नहीं थी। मुस्लिम लीग को हरा के आई थी। और बंगाल में बोस ने लगातार आगे ये कोशिश की कि मुस्लिम लीग सरकार में ना आ पाए, और उन्होंने इसमें गांधी से अनुमति लेकर के ये बात कही कि हम मिलकर के प्रजा कृषक पार्टी के साथ सरकार बना लें। तो गांधी ने हामी भर दी और बोस जाके उस पर काम करने लग गए। तो मौलाना आजाद और बिरला जो है वर्धा गए गांधी के पास कि ये आपने क्या करवा दिया, क्योंकि ये कुछ प्रजा कृषक पार्टी जो है वो कुछ कृषक डिमांड्स को लेकर के, मांगों को लेकर के चलती थी, जो इनको लगा कि हमारे हितों के पक्ष में नहीं है। तो गांधी ने फिर पत्र दिया बोस के नाम, इसको तुरंत रोको। और बोस ने लिखा भी था कि ये सुसाइड होगा, आत्महत्या होगी कांग्रेस के लिए, ऐसा ना करना। मुस्लिम लीग को रोकने का यही तरीका है, लेकिन नहीं रोका गया। तब मुस्लिम लीग की जो है वहां पे सरकार प्रजा कृषक पार्टी की, इनकी दोनों की मिलकर के बनती है, जो आगे तक 47 तक चलती है। 8 से 12 मार्च 1939 तक त्रिपुरी जबलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया। गांधी यहां मौजूद न होकर भी मौजूद थे। यहां पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 160 सदस्यों की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया। महात्मा जी का तो इसमें इतिहासकारी अपने ही तरफ से होमोजीनियस कैबिनेट बनाने, और लोग जो वर्किंग कमेटी के हैं वो इससे बतर्क हो जाए, मगर हम तो नहीं चाहते हैं इसे। हम तो चाहते हैं कि इस तरह से इसलिए आप चाहते हैं कि मान जी को अपने प्रस्ताव के द्वारा मजबूर करना, और जब तक आप 7 लड्डू के जरिए उनको मजबूर नहीं करेंगे तब तक आप यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वह इस मसले में भी सही होंगे। जिसमें लिखा था कि कांग्रेस गांधी के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगी और वर्किंग कमेटी भी उनकी इच्छा अनुसार बनाई जाएगी। 10 मार्च को सब्जेक्ट कमेटी ने 135 के मुकाबले 218 वोटों से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, जबकि ये बात कांग्रेस के संविधान में निहित अनुच्छेद 15 के विरुद्ध थी, जिसमें साफ लिखा था कि वर्किंग कमेटी बनाने का अधिकार अध्यक्ष के पास ही होगा। बीमारी के कारण सुभाष बाबू इस अधिवेशन में स्ट्रेचर पर पहुंचे, जहां उनकी अस्वस्थता का मजाक उड़ाया गया। सुभाष चंद्र बोस अपने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 3 मई 1939 को उन्होंने न केवल कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया, साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों के संगठन और स्वतंत्रता हासिल करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका बनना बेहद आवश्यक है। विश्व पर दूसरे विश्व युद्ध के गहरे बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करें तो विश्व युद्ध के काले बादलों के बीच से ही भारत की स्वतंत्रता की सुनहरी रोशनी निकल सकती है। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, कांग्रेस के लोगों को ही लेके बनाया, अपने समर्थकों को लेके बनाया, कुछ बाहर के भी। इसके तो सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने और लोगों ने ये ऑब्जेक्शन किया
हाउ कैन देयर बी ए पार्टी विद इन पार्टी? एक कांग्रेस पार्टी है, उसी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बन जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कैसे बन गई कांग्रेस पार्टी के अंदर? 1934 में जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना दिया, लोहिया और इन लोगों को लेकर, जयप्रकाश लोहिया, सभी कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों को लेकर बनाया और उनका भरपूर इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति, तो ये बात उठी। लेकिन तब तक साल भर के अंदर युद्ध बहुत आगे बढ़ चुका था, परिस्थितियाँ बदल रही थी। सुभाष चंद्र बोस का मन बदल गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये अच्छा समय है जिसमें हम अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करके अपने देश की आज़ादी ले लें, जिससे कांग्रेस पार्टी और गांधी जी वगैरह एग्री नहीं किए। जब एग्री नहीं किए तब जो है सुभाष ने मन बना लिया कि ये देश छोड़ना है। एक पत्र है गांधी का सरदार पटेल को लिखा, उसमें ये लिखा है, आई डोंट ट्रस्ट बोस बट वी हैव नो ऑल्टरनेटिव, कि मेरा बोस पे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन अब इस समय हम पे कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। ये गांधी का लेटर है, मैंने निकाला इस लेटर को, पब्लिश्ड है गांधी के सेलेक्टेड वर्क्स के अंदर, लोग ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। 1939 के अक्टूबर में ही नेताजी ने नागपुर में साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को साम्राज्य विरोधी शक्तियों के संगठन का तथा साम्राज्यवादियों के अस्तित्व के उन्मूलन के संकल्प का स्मरण दिलाया। मार्च 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन किया। अप्रैल 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को भी झोंक देने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों को चुनौती दी और हम भारत के लोगों की शक्ति से ब्रिटिश सरकार के इस कदम का विरोध करने का आह्वान किया। अंग्रेजी राज्य को कायम रखने के लिए भारतीय साधनों के शोषण के विरोध की अपील करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह छेड़ दिया। सुभाष बाबू की अपील पर उनके लिए मर मिटने को तैयार देश की युवा शक्ति ने भी सत्याग्रह छेड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रह को तोड़ने के लिए दमन का रास्ता अपनाया। सैकड़ों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया, उन्हें यातनाएं दी गईं। दमन और प्रताड़ना के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने नागपुर में फिर से हुंकार भरी और भारत की बागडोर भारतीयों को सौंपने की मांग की। विश्व युद्ध की इस स्थिति में भारत में तत्काल एक प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट स्थापित होनी चाहिए। विदेशी आक्रमण से भारत और भारतीयों की समुचित सुरक्षा के लिए नेशनल डिफेंस फोर्स का निर्माण होना चाहिए। प्रत्येक गांव और कारखाने को पंचायत के माध्यम से स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यनिर्वाही राष्ट्रीय सरकार यानी प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट बनाकर देश की सारी सत्ता तुरंत हस्तांतरित की जानी चाहिए। अंग्रेजों, सत्ता सौंपो, भारत की जनता आती है, भारत की जनता आती है, भारत की जनता आती है। सत्याग्रह के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे ब्रिटिश शासन को सीधा संदेश जाए। उन्होंने और उनकी यूथ ब्रिगेड ने कलकत्ता में गुलामी के प्रतीक हॉलविट स्तंभ को रातों रात ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिया। ऐसा करके सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को संदेश देना चाहते थे कि जैसे गुलामी के प्रतीक हॉलविट स्तंभ को मिट्टी में मिला दिया गया है, वैसे ही उनके साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कलकत्ता स्थित होलवेल स्तंभ के ढहाए जाने से नाराज ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस सहित उनके सभी प्रमुख साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल के भीतर ही सुभाष बाहर निकलने की युक्ति सोचने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत की शक्ति जिस तरह से जागृत हुई है, उसे जगाए रखना बहुत आवश्यक है।
अगर ये जागी हुई शक्ति सुप्त अवस्था में चली गई तो हाथ में आया अवसर हाथ से चला जाएगा। सुभाष बाबू ने युक्ति लगाकर जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन के कारण सुभाष चंद्र बोस की हालत खराब होने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के बीच ब्रिटिश सरकार ऐसी कोई घटना होने नहीं देना चाहती थी कि विश्व बिरादरी उनके विरुद्ध हो जाए। मजबूर होकर सरकार ने सुभाष बाबू को रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस युद्ध के दौरान पूरी तरह से मुक्त रहे। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नजरबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। लेकिन सुभाष बाबू 16 जनवरी 1941 को पुलिस को चकमा देते हुए घर से फरार हो गए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।